अस्सलाम वालेकुम जी। खदीजा महमूद शाहिद विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो लाइव हैं डेलस से, और दूसरे विंडो में नजर आ रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और आज के लिए तो स्पेशल मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि जी हमेशा जो है ये फर्माबरदार बेटा अपनी माँ के साथ बैठ के अपने बहुत सारे बाप और अपनी बहुत प्यार करने वाली वालदा जो है उनके बारे में बात करता है, लेकिन इनकी अपनी भी एक शनाख्त है, एक अपनी आइडेंटिटी है। मैंने कहा कि जी आज इससे भी बात की जाए। आज मेरे साथ हैं वजाहत अब्बासी, और उनके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा रूह गालिब से माजरत के साथ के हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं, वजाहत का है अंदाज बयां। और अस्सलाम वालेकुम वजाहत। जी सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हमारा सोलो सेशन हो रहा है। आई थिंक 2-3 दफ़ा हम लोग पहले मिल चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा या तो हम लोग कमर अली अब्बासी जो मेरे वालिद थे उनकी बात कर रहे थे हम लोग, या अम्मी की बात कर रहे थे नीलोफर अब्बासी की। और वो दोनों ही लोग मेरे लिए बड़े अहम हैं, बड़े ख़ास हैं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनसे उनके बारे में बात करके, उनके साथ अम्मी के साथ बैठ के बात करने में। लेकिन आज जो दिन है हमारे लिए वो बहुत 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 ज़्यादा ख़ास है। तो जिसको कहते हैं कि जितने प्यारे हम पाकिस्तानियों के लिए अपने वालिदैन होते हैं, उतना ही प्यारा हमारे लिए हमारा मुल्क भी है पाकिस्तान। और इस वजह से जितना मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे अपने पेरेंट्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले अम्मी अबू पे प्रोग्राम किया था, तो आज पाकिस्तान पे कर रहे हैं। तो सारे खास दिन आप हमारे उठा लेती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज जो आपने किताब दिखाई, अंदाजे में। और मेरी 4 किताबें प्रिंट हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जब हम लोग पाकिस्तान आएंगे, जब थिंग्स थोड़ी सी सेटल हो जाएंगी, तो मेरी 5वीं बुक भी उसके भी इनॉग्रेशन होगा। और आई थिंक इंशाल्लाह हम लोग वील हैव अ वेरी गुड टाइम। लेकिन उस वक्त तक के लिए हमें यही दुआ करनी चाहिए कि ये जो कोरोना से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, ये जल्द से जल्द चीज़ें बेहतर हों हमारे लिए, और हमारी मुश्किलें जो हैं बिजनेसेस की और लोगों की वैसे भी इन जनरल जॉब्स की, वो सब आसान हों। आपने ये अंदाजे में और मेरा मुझे मुतारिफ कराते हुए कहा कि मेरा अंदाजे में और है। एक्चुअली मेरे वालिद कमर अली अब्बासी चाहते थे कि मैं लिखूं, और मैं नहीं लिखता था। उसकी एक अहम वजह ये थी कि मुझे लगता है कि अगर आप लिखते हैं एज अ किसी राइटर का बेटा लिखता है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि ये राइटर खुद लिख रहा है अपने बेटे के नाम से, या बेटा खुद, मतलब क्योंकि देयर इज नो विजुअल, उसका कोई सबूत नहीं होता है। मतलब कोई एक्टर है या कोई सिंगर है तो वो तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राइटर में सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर, और कई लोगों ने जब मेरी पहली किताब आई थी उस वक्त भी ये कही कही थी बात कि कमर अली अब्बासी लिख रहे हैं, ये अपने बेटे के नाम से भी अब लिखने लगे हैं। तो मैं लिखता इसलिए नहीं था, उसकी वजह ये है कि मुझे यही लगता था कि अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो लोग कहेंगे कि कमर अली अब्बासी लिख कर देते हैं, और अगर मैं बुरा लिखूंगा तो लोग कहेंगे कि कमर अली अब्बासी के बेटे को लिखना नहीं आता है। तो दोनों तरीकों से नुकसान इसमें मेरा ही है। तो अब्बू ने कहा नहीं नहीं, फिर भी तुम मुझे, अच्छा चलो तुम मुझे एक आर्टिकल लिखकर, या एक कॉलम तो नहीं था वो, इट वाज मोर ऑफ मेरी थिंकिंग, सोच थी मेरी वो। तो अब्बू ने कहा कि मुझे लिखकर बताओ कुछ भी 2 पेजेस का। तो मैंने एक एक आर्टिकल ये लिखा था कि अगर हम ये बिल्कुल मेरी जिंदगी का पहला आर्टिकल था जो कि इस किताब में शामिल है, और मैं अंदाजे में और के पीछे आपको अपना थिंकिंग, जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। तो मैंने ये लिखा था उसमें कि अगर एक मैं फिर आई थिंक ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम भी अभिषेक बच्चन होते तो अपने आगे ऐश्वर्या राय को डांस करवा के एक्टर बन जाते। मतलब एक कामयाब एक्टर का बेटा इस तरह एक्टर बन सकता है, लेकिन एक कामयाब राइटर का बेटे के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसको दूसरे लोग मदद कर सकें, म्यूजिक मदद कर सके या दूसरे एक्टर मदद कर सकें। तो मैं इसीलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मुझे हमेशा अब्बू से कंपेयर किया जाएगा। और आखिरी में मैंने कॉलम में ये लिखा था कि जब मैं
छोटा था तो अब्बू की बहुत सारी किताबें होती थी जो कि हमारे घर में लाइब्रेरी में रखी होती थी, और शेल्फ के ऊपर जो किताबें रखी होती थी, मुझे लगता था कि एक दिन जब मैं लंबा हो जाऊंगा, यानी मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं उन किताबों तक पहुंच पाऊंगा, आई विल बी एबल टू रीच दोज बुक्स। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इन किताबों तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि अब्बू का जो मेयार है, जो अंदाज है, जो विट है, जो जो नॉलेज है, मैं कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं। तो मैंने उस कॉलम का एंड ये किया था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि वालिद का है अंदाज़े में और। वाह वाह तो वाह। तो जब मैंने लिखा था तो अब्बू ने एक, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हमारा एक अखबार है उर्दू टाइम्स के नाम से, एक बहुत अरसे से निकलता है, अमेरिका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट अखबार है। बाय द वे अमेरिका में बहुत सारे अखबार निकलते हैं, बहुत सारे रेडियो हैं, बहुत सारे टेलीविजन हैं यहाँ पे अपने। तो उर्दू टाइम्स उनमें से एक बड़ा अखबार है जो कई शहरों से यहाँ पे निकलता है, इंग्लैंड से भी निकलता है, कनाडा से भी निकलता है। तो अब्बू ने उसमें ये छपवाया था, और उस कॉलम का नाम था अंदाज़े में और, क्योंकि मैंने उसका एंड ऐसे किया था। तो अगर आप ये किताब उठा के देखेंगे, आई थिंक उसका पहला जो कॉलम है वो यही है, अंदाज़े में और। तो वो बेसिकली वो मेरा अंदाज़े में और नहीं था, वो मेरे वालिद ही का अंदाज़े में और था, और मैं सिर्फ उनकी उनके साए तले लिखने की कोशिश कर रहा था। एंड आई रियली एंजॉयड इट, एंड आई एंजॉयड द फैक्ट। अच्छा, लोगों को शायद बुरा लगता हो इस तरह से कंपेयर करना कि मगर मैंने कभी भी इस चीज़ को बुरा माना नहीं था, क्योंकि मैं सच जानता था। अब्बू जब मेरी पहली ही किताब आई थी उस जमाने में, उस वक्त कई लोगों ने ये कही थी बात, और एक आध जगह मेरे ख्याल से छपा भी था कि कमर अली अब्बासी अब अपने बेटे के नाम से भी लिख रहे हैं। लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मेरा एक स्टाइल और मेरी जो सोच, और देखें हर एक जनरेशन, हर 10 साल में एक जनरेशन गैप आता है। तो जो जनरेशन गैप की वजह से सोच आपकी मुख्तलिफ हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है, आपकी अप्रोच चीज़ों के मुतालिक अलग अलग होती है। तो कोई भी अगर गौर से पढ़े और कोई भी समझे तो मेरे और अब्बू के अंदाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, शुरू से ही था, और ज़ाहिरी बात है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे अगर कंपेयर करते थे, और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, क्योंकि उनके वालिद का नाम बहुत ज़्यादा था, वो वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते। मेरे एक बड़े फेवरेट सिंगर हैं अमित कुमार, जो कि मुझे आई रियली एंजॉयड हिज म्यूजिक, आई थिंक बहुत उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे। मगर क्योंकि वो किशोर कुमार के बेटे थे, इस वजह से उनका कभी भी वो इस तरह से स्टार्ट नहीं बनते, क्योंकि हमेशा उन लोगों को लगा यार किशोर से इनकी आवाज मिलती है, या किशोर के बेटे, किशोर वाली बात नहीं है। अगर वो किशोर के बेटे नहीं होते तो शायद उनका अपना जो इंडिविजुअल नाम था वो बहुत ज्यादा होता। तो मुझे ये बात हमेशा से पता थी कि मैं अगर कभी भी लिखूंगा या अगर मैं एक्टिंग करूं फॉर एग्जांपल, तो आई विल ऑलवेज बी नीलूफर अब्बासी सन। मतलब हमेशा, या मेरी बहनें अगर एक्टिंग करती हैं तो उनसे हमेशा एक कंपैरिजन आता है। लेकिन मुझे उस चीज से कभी भी, आई मीन, कंपैरिजन आ रहा है, और अगर लोग ये कहते थे कि अब्बू लिख रहे हैं, तो मुझे तो और अच्छा लगता था कि अगर कोई ये कह रहा है कि वो लिख कर दे रहे हैं, तो मुझे, मेरे लिए इट वाज एब्सोल्यूट ऑनर कि मुझे इतने बड़े राइटर से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन मुझे लिखने का सिर्फ शौक इसलिए था क्योंकि अब्बू चाहते थे कि हम लोग लिखें, या हमें एक लेगेसी बरकरार रहे। तो वो लेगेसी ही की वजह से मैं आज अपने बच्चों से भी, मेरी माशाल्लाह बेटी है 6 साल की, मेरा 9 साल का और 10 साल के बेटे हैं मेरे, और मैं उनसे भी यही कोशिश करता हूँ कि वो लिखें, और मतलब कुछ बेसिक स्टोरीज ही लिखें, लेकिन लिखना एक जो एक विरासत में चीज मिलती है। देखिए पैसा जो है ना, वो कमाया जा सकता है, वो गवाया जा सकता है, और वो अगर आप सही तरह से उसको एक मैनेज करें तो उसको ग्रो किया जा सकता है, किसी भी वक्त में किया जा सकता है, जो लोग अक्सर इस चीज को समझते नहीं हैं। लेकिन जो आपकी लेगेसी है, अगर आप उसको, जैसे एक दिए को आपने बुझा दिया अगर, तो फिर उसको अगली, अगर एक जनरेशन स्किप कर गया तो वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अब्बू या मेरे अम्मी का जो बैकग्राउंड है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। अम्मी ने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात की,
और जो उन्होंने बात कही कि हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग बहुत ही यंग एज में यहाँ पर आए और हम लोग में अभी तक भी वही चीज़ें बरकरार थीं जो कि पाकिस्तान से हमने सीख कर आए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका के 3-4 साल में उनकी ज़बान इतनी ज़्यादा बदल गई कि वो उर्दू बल्कि मैं इनफेक्ट ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो ये डिनाई कर जाते हैं कि उनको उर्दू आती है, जबकि वो अपने मतलब सारे टीनेज उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी है। शायद हो सकता है कि वो यहाँ पे फिट इन करने के लिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अमेरिकन नज़र आने के लिए वो ये बात करना चाहते हैं, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट जहाँ से हम लोग आते हैं, जो हमारी लेगेसी है। आज 14 अगस्त है, अगर हम मुल्क की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जिद्दोजहद किसी भी दुनिया के मुल्क को हासिल करने के लिए हुई है। मतलब हमको अपना खित्ता हासिल करने के लिए, अपनी पहचान हासिल करने के लिए जितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, किसी भी और दूसरी कौम ने इस सिविलाइज्ड दुनिया में नहीं की होगी। और जितना हम लोगों ने अपनी सब कुछ, मतलब लोगों ने ऐसे अपने घर छोड़े, और ये इतनी कोई 200-300 साल पुरानी बात नहीं है। मतलब उस जनरेशन के लोग आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट हैंड वो चीजें देखी हैं। वो बच्ची जो उस वक्त 5 साल 7 साल 10 साल की थी, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है जब हमारे यहाँ हमारी इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे थे हम लोग। तो लोगों ने ऐसे अपने घर छोड़े हैं जिसमें कि पंखे चलते हुए छोड़ दिए लोगों ने, घर तिजोरियां भरी छोड़ दी, अपने घर छोड़ के वो पैदल निकल गए अपने मुल्क आने के लिए। तो जो जो मोटिवेशन और जो जिसको कहते हैं टीम वर्क, एक हम लोग क्रिकेट के मैचेस देखते हैं जिसमें 11 लोग मिलके सामने वाली टीम को हरा देते हैं, तो हम लोग सब पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा होता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने मिलके पूरे मुल्क में हम लोग एक साथ जो हमने एक एग्जाम्पल सेट की थी कि यार इस तरह भी मुल्क बन सकता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को उसको रिवाइज करते रहना चाहिए अपने माइंड में, अपने बच्चों को बताना चाहिए, अपनी जनरेशंस को ये समझाना चाहिए कि ये मुल्क कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ मैंने हमेशा से, शुरू से, जब मैं बच्चा भी था, मुझे ये इस फैक्ट का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये मुल्क कितना अहम है हमारे लिए। तो इस वजह से वो सकाफत या वो वैल्यूज जो हमें उस मुल्क ने सिखाई, वो हम लोगों ने कभी भी नहीं भूली है। अगर आप आज भी हमारे घर पर आए, जबकि हम यहाँ पर काफी अरसे से रहते हैं, कई शहरों में रह चुके हैं, और काफी माशाल्लाह अम्मी अब्बू की वजह से हम लोग, एक बड़ा हल्का है हमारा यहाँ पे, लेकिन आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा हमारे घर में आके कि आप किसी फॉरेन मुल्क में हैं। मतलब हमने पाकिस्तान को आज भी उसी तरह से जिंदा रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के लिए प्यार होना, उसकी इमेज पे काम करने के लिए, या उसकी बहबूद के लिए, या मतलब एक इकोनॉमिकल उसमें काम करने के लिए, यू रियली हैव टू स्टे इन पाकिस्तान। मतलब इस वक्त दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है, हम लोग व्हाट्सएप की दुनिया है। आपने मुझे अभी 10 मिनट पहले फोन किया था, एंड हम लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम लोग एक शहर में रहते हैं। आज से 30 साल पहले अगर आपको किसी से अमेरिका में बात करनी हो तो आपको 3 दिन पहले, बल्कि एक्चुअली 80s में आई थिंक आपको कुछ दिन पहले कॉल बुक करानी होती थी 3 मिनट की, फिर वो सेम डे भी हो गया था, और खत जो था वो 14 दिन में पहुंचता था। तो और आज जो कराची में सेल लगी होती है, अगर फर्ज कर लें किसी कपड़ों पे, तो मेरी वाइफ यहाँ से ऑनलाइन क्लिक करके उनको खरीदती है और 4 दिन में। तो दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है कि हमें इस चीज को भूल करके, यार हम लोग दूर बैठे हैं। और मुझे कई दफा ऐसा हुआ है कि मैंने कॉलम लिखे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो मुझे किसी ने ईमेल करके बोला है कि यार अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो यहाँ पर आके रहो। तो हम कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी शुरू में इनिशियली उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस रखा था कि जो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि हम लोग, अगर आप टॉप 10 जो इमिग्रेंट लोग हैं, इमिग्रेंट कौमें हैं जो अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनमें से पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 5वें-6 नंबर के ऊपर हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। उसमें वेल इंडियंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सारी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। वो गूगल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, आप कोई भी। लोगों को चाहिए, चाहे वो
चाहे वो एक इमेज बिल्डिंग की बात हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक 9/11 के बाद से, जबकि इतना उसको वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी लोगों के जो बैरूनी मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, उनके लिए उनके पास कई सवाल हैं पाकिस्तान को लेकर। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कि वो लोग अपने इमेज बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान के बारे में ज्यादा चीजें बताएं, पाकिस्तान की जो बेहतर चीजें हैं उनको बताएं। जो बिजनेसमैन हैं उनको उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से अपने बिजनेस की मदद से, मतलब किस तरह एक्सपेंड करके उसको पाकिस्तान से उसमें कोई ना कोई कनेक्शन पैदा किया जाए। या जो जो जॉब पेशे लोग हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से वो अपने मतलब कोई बैंक अकाउंट्स वहां पे खोल के, या जैसे जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान ने भी शुरू में ये कहा था कि पैसा भेजें अपने मुल्क में। तो अगर आप एक चीज की देखिए, जो जो एक आजाद मुल्क में पैदा हो जाता है, उसको आजादी की अहमियत का अंदाजा नहीं होता है। और अजीब सी बात यह है कि जिंदगी में जो सबसे अहम चीज होती है ना, सबसे जरूरी जो चीज होती है, वो अल्लाह ने आपको फ्री दी हुई है। आपकी जो सबसे अहम चीजें हैं वो ये है कि आप चल सकें, आप बोल सकें, आप देख सकें, आप कुछ खा सकें, आपके चाहने वाले, आपके आपके मतलब माँ बाप, आपके बहन भाई, वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके पास है। तो एक आई थिंक आर कैली या किसी का गाना था जिसका नाम था द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। तो जो दुनिया की सबसे अहम चीजें वो इंसान को फ्री मिल जाती हैं, और उन्हीं को आप रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। और जैसे आपके दांत हैं, फॉर एग्जांपल, आप दांत आपका निकल जाए तो आप असली दांत फिर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अक्सर लोग दांतों का ख्याल नहीं करते हैं, या अपनी अपने वक्त का ख्याल नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। हमारे पास हर चीज़ लिमिटेड, वक्त जो है वो लिमिटेड है। तो हमारे लिए मुल्क या जो आज़ादी है, देखिए आज जो 74 साल हो गए हैं, तो हमारी कोई आधा मतलब 50 मतलब 5-6 जनरेशन ऐसी हैं जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुई हैं। अब आज़ादी अगर आपको फ्री में मिल गई है तो आप उसकी अहमियत अक्सर भूल जाते हैं। तो हमें अब जो मैंने कहा कि रिवाइज करते रहना चाहिए अपने मुल्क की अहमियत को। हम लोग ठीक है, हम लोग 14 अगस्त होता है, मार्च में 23 मार्च होता है, हम लोग चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर कई कई काफ़ी अरसे के लिए एक ब्रेक सा आ जाता है, जिसमें कि हम लोगों को अपने बच्चों को, और मैं स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना अरसा यहाँ पर अमेरिका में हो गया है और मेरा ताल्लुक इतने लोगों से यहाँ पे रहता है, कि मुझे लगता है कि हमें उनको ये समझाना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हमने, अगर आज भी अब इंटरनेट का ज़माना है तो आप इंटरनेट पे वो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कि हम लोगों ने जो जो सेक्रीफाइस लोगों ने किए, और वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। या कहते हैं कि इंसानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में आज तक इतने इतने बड़े राइट्स नहीं हुए जिसमें कि 2 या 3 दिन में इतने लोग कत्ल हो गए थे, बॉर्डर के दोनों तरफ ही। हम इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा था, किसकी गलती है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस किए हैं उसकी जो अहमियत है वो हम किसी भी चीज से, बल्कि कोई और कौम इस वक्त कंपेयर कर ही नहीं सकती है। तो जो एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि हम लोग को इतनी जिद्दोजहद से हासिल किया है, तो उसके लिए हम काम करें किसी भी लिहाज से। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको यही फोकस रखना है कि मैंने जी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं कुछ करूंगा। आप किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जो भी काम कर सकते हो, वो मुझे लगता है कि हमें जरूर 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 करना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई लीकेज है घर में, या आपके घर में कोई झगड़े हो रहे हैं, मतलब माँ बाप में, मियाँ बीवी में, बहन भाई में, तो ये बात याद रखिए वो घर आप ही का है। उसको हैंडल करना, उससे डील करना, वो आप ही का काम है। मतलब अगर आप रोड पे निकल के पड़ोसी को ये बोलते हैं कि जी देखो मेरे तो घर में इस तरह से, वो सिर्फ आपकी बात सुन के उसको या तो दरगुदर कर देगा, या उसका मजाक बनाएगा, या फिर वो आगे गॉसिप करेगा, जो कि आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं। लेकिन आपके घर का मसला जो है वो आप ही को सॉल्व करना है। जो ब्लेम गेम होता है वो बड़ा आसान होता है। मतलब कि हमेशा आप जिंदगी में याद रखें कि वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं जो कि
किसी भी चीज में हमेशा ये फॉल्ट निकालते हैं कि दूसरे की क्या गलती थी। मैं अपनी जनरेशन में मैंने जब पाकिस्तान से ग्रेजुएट किया उसके बाद मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में रह के बहुत सक्सेसफुल हुए, और सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो पैसा नहीं होती है। सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना, एक मोटिवेशन स्पीकर थे, जिग जिगलर उनका नाम था, 70s में। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी रिसर्च की कि सक्सेस क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे करना चाहिए। सब लोग के लिए, किसी के लिए अच्छी सेहत सक्सेस है, किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए पावर सक्सेस है। तो सक्सेस क्या है? तो जो सक्सेस की सबसे सही डेफिनेशन उनको मिली वो ये थी कि अगर आप जिंदगी में कोई गोल बनाते हैं और उस गोल की तरफ आप मेहनत कर रहे हैं और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उस गोल की तरफ, चाहे वो एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना है, चाहे वो अपने घर को सही तरह से रखना है, चाहे वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है, या अपनी जॉब में किसी चीज में आगे बढ़ना है, अगर आपका गोल है और आप उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकता है कि बिलियन डॉलर हो सकता है कि किसी के लिए 100 करोड़ हो खाली। तो आई मीन पैसा नहीं हो सकती है इसकी डेफिनेशन, कोई बेंचमार्क नहीं हो सकता। हर इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए कम से कम कोई एक ऐसा अपना एक टारगेट बनाते हैं कि मैं कम से कम ये करूंगा, तो और उसकी तरफ हम काम करते हैं, तो ये मुल्क हमें, देखें, कोई एक लीडर मुल्क को आके नहीं बदल सकता है। ये अगर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक तब्दीली के नारे से इमरान खान अच्छा काम करें या बुरा काम करें, फैक्ट ये है कि जो उन्होंने क्रिकेट में भी किया है, अगर वो अकेले फील्ड में उनको उतार देते तो वो कभी भी काम अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, 11 प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट में, लेकिन ये ऐसा मैच है जिसमें कि पूरी कौम को मिलकर ही खेलना होगा। अब चाहे उसमें कोई बहुत अच्छा बैट्समैन जिस पे हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, अगर वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है, तो अब वो आउट तो हो गया है, अब या तो हम सारी जिंदगी बैठ के उसको ताने देते रहे, या फिर जितना मैच बचा है उसमें हम कोशिश करके खेलें, बेहतर खेलें। तो अगर सब ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत है, तो अगर वो काम करेंगे, इससे बेहतर ये है कि आप ये सोच रखें कि ये हमारा मुल्क है और ये हमारी, जो चाहे कोई भी हुकूमत है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ काम करें। और इसको मतलब आजकल हम थोड़े से इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि जब तक कोई मतलब हम लोग फेसबुक की दुनिया में रहते हैं, तो फेसबुक पे एक हम लोगों को थोड़ा सा इमेज हमारा ये है इंप्रेशन कि अगर हम लोग कोई कोई तस्वीर पोस्ट करेंगे और उसके ऊपर 100 लाइक आ जाएंगे या मतलब 500 लाइक आ जाएंगे, तो वो एक बहुत ही एक खुशी की चीज होती है, एक बहुत ही एक कामयाब चीज होती है। तो आप इसी तरह से उसको मोटिवेट, देखिए मोटिवेट होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपना इस तरह के इमेज में, ऐसे भी पाकिस्तानियों को जानता हूँ, अमेरिका में भी जानता हूँ, जो कि पाकिस्तान को का बेहतर इमेज बनाने के लिए उन्होंने फेसबुक से ही चीजें स्टार्ट की, और अभी उनके मतलब हजारों फॉलोअर्स हैं उनकी, मतलब पूरी दुनिया में घूमते हैं और लेक्चर्स देते हैं इसके ऊपर। तो भले आप फेसबुक के लिए ही करें लेकिन करें जरूर। और यही जो चीज है कि पाकिस्तान में रहकर करना, तो अब वही जैसे मैंने बात की कि ग्लोबलाइजेशन इस तरह से हो गया दुनिया में कि अब हम लोग कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग आराम से फेसबुक पे भी कॉलिंग आ गई अब तो, और वैसे व्हाट्सएप हो गया है, या मतलब हर जो चीज जिस तरह से दुनिया कनेक्टेड है, तो एक कोने में से दूसरे कोने में खबर बात पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगता है। तो ये इससे ज्यादा आसान वक्त, इससे ज्यादा पावरफुल इंसान आज तक इंसानी हिस्ट्री में नहीं आया है। अगर आप गौर करें तो ये जो फोन आपके पास है इस वक्त, इस फोन में आपके पास पूरी दुनिया है। इस वक्त मैं जिसको भी चाहूंगा, मैं जिससे भी कनेक्ट करना चाहूँ, जिस तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहूँ, मैं पहुंचा सकता हूँ। और बात यही होती है कि इंसान के पास जो टूल्स हैं, हमें अक्सर दुनिया में हम ये नहीं रियलाइज कर पाते हैं कि हमारे पास चीजें हैं क्या। और इसीलिए अक्सर ये होता है कि एक क्लास है जिसमें कि 16 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे सबसे पूछो कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, और सबके पास एक जैसी अपॉर्चुनिटी है, और वो सब ये कहते हैं कि जी हम बहुत कामयाब होना चाहते हैं। और आप यकीन करें कि उनमें से, ये स्टडीज बताती है, मैं अमेरिका की स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ, कि क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक ही उम्र के,
तो उनमें से 86% लोग जब 65 साल की उम्र तक पहुंचेंगे वो कंप्लीटली ब्रोक होंगे, मतलब उनके पास अकाउंट में इतने ही पैसे नहीं होंगे कि अगर गवर्नमेंट उनको मदद ना करे या उनकी पेंशन ना आए तो वो 1-2 महीने का रेंट भी दे सके। और जो कामयाब होंगे उनमें से 20 लोगों में से वो सिर्फ मुश्किल से 5% हैं, और उनमें से सिर्फ 2 ऐसे परसेंट लोग होंगे जो कि इतना पैसा या इतनी कामयाबी होगी उनके पास कि वो कंफर्टेबली कोई काम किए बगैर कुछ आगे कर पाए। तो इसका इससे हमने क्या क्या समझा कि लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं हम लोग अक्सर उनको समझ नहीं पाते हैं और उन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये चीज करें किसी भी चीज में, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी कोई भी काम हो, तो हम बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी यहाँ जो जो कश्तियां जला के पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अक्सर और बेशतर मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से यहाँ पे बात करता हूँ तो जो अंदाजा होता है मुझे कि वो जिन इलाकों से आए हैं या जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आए हैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर वो कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बेहतर। और कई ऐसे पाकिस्तानी हैं यहाँ पर जिन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई हैं जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। तो वो किस तरह से है कि इस तरह से, क्योंकि जब वो फ्रेश माइंड से कश्तियां जला के यहाँ आ गए तो फिर अब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक आप चल फिर सकते हैं, जब तक आपको अल्लाह ने कुव्वत दी हुई है, उस वक्त तक आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया बदलने के लिए। जो आपके एंसेस्टर्स कर गए, जो हमारे दादा परदादा कर गए हमारे लिए, वो बड़ा मुश्किल काम था। मतलब कि एक मुल्क को बनाना, हमसे अगर आज कोई ये कह दे कि यार मुल्क बनाओ शुरू से, तो हम लोग की समझ ही नहीं आएगा। उसमें उन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां गुजारी और फिर उन जिंदगियों को सेक्रीफाइस भी किया इस मुल्क के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो काम बड़ा आसान सा हो गया है अब इसको संभालना या इसको आगे आगे बढ़ाना। तो आज कल क्या हुआ आपके घर में, कि क्या झगड़ा था और क्या क्या परेशानियां थी, क्या गलतियां थी, अगर उनको भूल जाए और आज की सुबह से ये फैसला कर लें कि एक नया दिन निकला है, आज की 14 अगस्त को हम एक ऐसी अहम 14 अगस्त बना दें कि जहां 2020 में हमने कई चीजों को लूज किया है, वहीं मतलब कई कई लोगों को, हमारे कई दोस्त या कई बुजुर्ग या कई अहम शख्सियात जो हम लोगों ने कोविड से लूज किया, या कई जिंदगी को लिमिटेड कर दिया कई कई तरीकों से। वहीं अगर हम गेन देखें तो ये हो सकता है कि हम एक तहिया कर लें कि अपने मुल्क को मैं बेहतर करूंगा। और मैं कम से कम मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर आप खुद से कोई चीज शुरू करें पहले, तो इस दूसरे को प्रीच करने से बेहतर ये है कि आप खुद करें और एक एग्जाम्पल सेट करें। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत देर से मुस्तकिल बोले जा रहा हूँ तो आज की नुकसान ये हुआ कि अम्मी नहीं है मेरे साथ, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो मैं पूरे 28 मिनट से बोल रहा हूँ। मैं एंजॉय कर रही हूँ। और रीजन मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या, रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अभी बात कर रहे हैं वो अब्बास खान साहब किताब में लिखी थी। अब मैं बता दूँ, अब्बू ने लिखी है किताब में। उन्होंने कहा है कि जब हम नहीं होंगे इंशाल्लाह हमारा अली अब्बासी होगा, ये हम होंगे इसके साथ सांस दुनिया को उसकी नजर से देखेंगे, मौसम बहार की आवाजें उसके कान से सुनेंगे। तो यकीन करें मुझे इस वक्त यही महसूस हो रहा है कि बेशक सामने आप बैठे हैं, लेकिन जो ख्यालात बाकी अंकल के थे, जो सोच उनकी थी, मुझे ये खुशी इस बात की है कि हमने वो सोच खोई नहीं, बल्कि हमारे सामने वो सोच और जवान और सवाना होकर सामने आई हुई है। तो मुझे ये अल्फाज याद हैं अब्बू के, और अब्बू ने एक दफ़ा एक किताब, बहुत मशहूर किताब जो बहादुर अली थी, उस पे भी शुरू में कुछ इसी तरह की बात लिखी थी। उस वक्त तो मैं बहुत ही छोटा था, मेरे ख्याल से मैं 4 साल का था, 4 में भी 5 साल का। लेकिन उसमें भी अब्बू ने ये लिखा था कि हनी कुकी और वजाहत के लिए जो
और उन तमाम बच्चों के लिए जो कल बड़े होके बहादुर बनेंगे। तो ये जो मैंने जो दो चीज़ें जोड़ी थी शुरू में कि अपने वालिदैन और हमारा मुल्क, ये दोनों ही चीज़ें इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं अगर उसको समझा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है कि लोग अक्सर वक्त गुजर जाने के बाद एक इंग्लिश की सेइंग है, उसको मैं उर्दू में कहने की कोशिश करता हूँ कि बाय द टाइम जब तक आपके बेटे को ये समझ में आता है कि आप सही थे, उस वक्त तक उसका बेटा उसको गलत समझ रहा होता है। तो बात ये होती है कि मैं आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ये बात समझ पाया कि वालिदैन की क्या अहमियत है, और मैं बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी टाइम गुजार पाया। जाहिर बात है कोई भी नहीं चाहता कि उसके वालिदैन के साथ उससे छूट जाए और वो वक्त जो उसने उनके साथ गुजारा वो कभी ख़त्म हो। लेकिन जैसे दुनिया में हर चीज़ का ही एक जैसे अब्बू कहते थे कि जिस इंसान ने एक भी सांस ले ली उसको कभी ना कभी जाना ही है। तो मतलब ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब्बू नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी ये बातें हैं। और मैंने एक दफ़ा एक बात कही थी जो कि मुझे बड़ी देखिए, अगर आप एक कोई 30 साल पुरानी फिल्म उठाती हैं और पहली दफ़ा देख रही हैं तो आप मुझे बताएंगी कि यार मैंने एक पुरानी फिल्म देखी, बड़ी अच्छी थी और उसकी ये स्टोरी थी। लेकिन अगर आप एक किताब उठाएंगी जो 30 साल पुरानी किताब है और आप पहली दफ़ा पढ़ रही हैं तो आप मुझसे कहेंगी यार मैंने एक नई किताब पढ़ी। तो किताब हमेशा नई रहती है और उसकी जो एक ज़िंदगी है वो लाइफ लॉन्ग होती है। और मुझे ये लगता है कि जब भी अब्बू की इतनी किताबें हैं और जब भी वो किताब खुलती है कोई पढ़ता है और उसमें अब्बू सांस लेते हैं, अब्बू फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो और मुझे आपसे बात करके स्पेशली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप अम्मी अब्बू को, हमारे पूरे ख़ानदान को बहुत अच्छी तरीके से बहुत करीब से जानती हैं और बहुत वैल्यू देती हैं। और आप यकीन करें मैंने बहुत ही कम सेशंस कभी, ठीक है अम्मी अब्बू के साथ किए, लेकिन आई डोंट थिंक मैं कभी भी किसी से इस तरह से बात करता हूँ। और मुझे हमेशा आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। और ख़ास दिन जो है उसमें अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका सेशन नहीं होगा तो वो दिन ख़ास नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, ये जो हमारा ये सिलसिला, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड खत्म हो जाए लेकिन आपके सेशन ना खत्म हो, क्योंकि शुरू इस तरह से हुआ था जब कोरोना का लॉकडाउन हुए थे। और मैं अक्सर देखता हूँ आपके सेशंस और मुझे बड़ी ही खुशी होती है। यू वेरी सटल लोगों को मैंने ये अक्सर बीमारी देखी है कि माइक आ जाए उनके हाथ पे या वो किसी को प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हो तो वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ वही बोलते रहें और वो अपनी बात को कि दूसरे की बात के सामने अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन आपके साथ वो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती हैं कि सामने वाला क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी और ये अम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वैसे भी आपके काफ़ी सेशन देखे हैं। तो ये जो आज का सेशन था ये थोड़ा सा आई बिलीव थोड़ा सीरियस तरफ चला गया। उसकी वजह ये कि हमारा मुल्क जिस जगह पर है इस वक्त, हमें बहुत ही हमारे लिए सर कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो भी पाकिस्तानी हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से कितने 60% लोग जो इस वक्त 30 के एज से नीचे हैं, तो वी आर आई थिंक 68% लोग जो हमारे यहाँ 30 से नीचे हैं शायद। तो वी आर अ वेरी यंग कौम जो कि बहुत कुछ इस वक्त दुनिया में कर सकती है। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं दुनिया से और अपने इवन पड़ोसी मुल्कों से। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। लोग कहते हैं कि ठीक है, ये भी बात सही है कि मुल्क में रहकर काम करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि आजकल जो यूथ है हमारी, वो जैसे ही टीनेजर्स में पहुंचते हैं उनका सिर्फ एक फोकस होता है मैं किस तरह बाहर चला जाऊं। अब बाहर जाएं या पाकिस्तान में रहें, देखिए अब्बू से मैंने एक दफ़ा एक बात कही थी कि हमारा पाकिस्तान में इतना नाम है और
इतना लोग पहचानते हैं, हर चीज सेटल है और हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कराची में बैठ के, इज इट द राइट आइडिया कि हम बाहर जाएं या नहीं। तो मैंने अब्बू से कहा था कि अब्बू देखिए, किस्मत आपके पासपोर्ट के साथ जाती है। आप जहां पर हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो डेलिस हो, चाहे वो लॉस एंजलिस हो, आपकी किस्मत आपके साथ ही रहेगी। तो आप इस तरह से इस ब्लेम गेम में ना पड़े कि यार अरे उनका बेटा बाहर चला गया, या ये लड़का जो है ये पाकिस्तान। आप उसकी की पाकिस्तान की अहमियत उसको समझाएं, और जो जो चीज जो नेचुरल मोहब्बत अगर उसमें होगी तो वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहेगा, वो पाकिस्तान का साथ वैसे भी देगा। और आप मैं कितने साल से लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं 16 साल से लिख रहा हूँ, और मैंने सैकड़ों कॉलम पाकिस्तान के ऊपर लिखे होंगे, लेकिन आप कहीं भी मेरे कॉलम में कहीं कोई तंज, कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि वही मैंने कहा कि जब तक कल है उस वक्त तक हम कल बेहतर कर सकते हैं। अभी कल लिखा नहीं गया है, वो उसमें हम मेहनत करके उस कल को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव, मैंने पाकिस्तान में कई यंगस्टर्स को देखा है। वजाद भाई बताएं हम लोग कैसे बाहर आएंगे, यहाँ तो पाकिस्तान में कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अभी आज भी कोई ऐसा लड़का होगा जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेगा और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना लेगा, तो उसने कैसे किया। तो जैसे वो कर सकते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। तो बस मेरा यही एक छोटा सा मैसेज है। इट्स नॉट जस्ट अ मैसेज, मतलब मैं इस पे एब्सोल्युटली बिलीव करता हूँ, और मैं इस पे कामजन भी हूँ। मतलब मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रीच करके और फारिग हो जाए। ये चीज़ अलग है कि आई डोंट लाइक एडवर्टाइजिंग के अगर कोई काम आप, मतलब वो फेसबुक पे सेल्फी नहीं है उसकी, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी काम कर सकते हैं पाकिस्तान में कर रहे हैं, मजीद करते रहेंगे। और कोशिश ये है कि इस मुल्क की कई इस आज़ाद मुल्क को हम आज़ाद रखें, और उसकी आज़ादी को इसी तरह से हमारी कई जनरेशन एंजॉय करें, और मुल्क बेहतर से बेहतर होता जाए हर हर लिहाज से। बस यही हमारी उम्मीद और दुआ है। थैंक यू सो मच। तब तक है ये दिन हम देखते हैं आज़ाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नहीं, द प्लेजर इज ऑल माइन, एब्सोल्युटली। तो बस ये वही, जैसे आपसे ये वादा है कि ये सेशंस नहीं खत्म होंगे जी, फिर स्पेशल दिन सिर्फ आएगा, कोविड खत्म होगा, सेशन नहीं खत्म होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा शुक्रिया पाकिस्तान विद वजाहत अब्बासी लाइव फ्रॉम डेलिस। थैंक यू सो मच वजाहत। जल्दी मुलाकात हो रही है एक नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।